सेकेंड ईयर क्लास। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 15.9 जिसका नाम है डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर नर्वस डिसऑर्डर। यानी कुछ नर्वस जो बीमारियां हैं उनके लिए हम कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट देखेंगे। तो कहता है नंबर ऑफ टेस्ट, यानी बहुत सारे ऐसे टेस्ट मौजूद हैं जो ये नर्वस डिसऑर्डर को डिटेक्ट करते हैं, लेकिन हम 3 पढ़ेंगे। पहला टेस्ट है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी यानी ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। अब ये क्या करता है, ये टेस्ट का पहले मकसद पता होना चाहिए, फिर प्रोसीजर वगैरह और इस्तेमाल वगैरह। तो ईईजी टेस्ट जो है वो मेजर करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। आपको पता है कि ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं और वो न्यूरॉन आपस में कम्युनिकेट करते हैं सिग्नल, नर्व इंपल्स की मदद से। और जो नर्व इंपल्स होती है वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है ना, नर्व इंपल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वही हमने चेक करनी होती है इस टेस्ट की मदद से, जिसका नाम है ईईजी। ठीक है। इट्स बेसिक प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन डिटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स बीइंग ट्रांसमिटेड अमंग द न्यूरॉन। तो वही बात को जो न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स होती है ना, जो ट्रांसमिट हो रही होती है, उसको डिटेक्ट करना ही इसका बेस है। अब इसका प्रोसीजर आपसे पूछा जा सकता है या पूरा टेस्ट ही आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है, और तीनों टेस्ट को मिला के लॉन्ग भी है। तो कहता है ड्यूरिंग ईईजी मेटल इलेक्ट्रोड्स आर अटैच टू द स्कैल्प। तो बेटे स्कैल्प का मतलब होता है खोपड़ी। तो खोपड़ी के ऊपर ये मेटल के इलेक्ट्रोड इस तरह से लगाए गए हैं काफी ज्यादा। सो दीज इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू द एम्पलीफायर। फिर इन इलेक्ट्रोड्स को एम्पलीफायर की वजह से जोड़ा जाता है। और एम्पलीफायर का मकसद क्या होता है कि ब्रेन में मौजूद सिग्नल को एम्पलीफाई करना, बढ़ाना, ताकि अच्छी तरह उसको देखा जा सके, ऑब्जर्व किया जा सके। द एम्पलीफायर मैग्नीफाई करता है, मैग्नीफाई यानी मल्टीप्लाई करता है, बढ़ाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डिटेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोड्स। तो ये इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं जो ब्रेन जनरेट करता है। ठीक है। उसको एम्पलीफायर एम्पलीफाई करके जूम करता है या मैग्नीफाई करता है, बढ़ाता है। सो द सिग्नल्स आर देन रिकॉर्डेड एंड डिस्प्लेड एज सीरीज ऑफ वेव फॉर्म्स ऑन कंप्यूटर स्क्रीन और पेपर। तो हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वेव फॉर्म्स की शक्ल में आप देख सकते हैं, इस तरह छोटी छोटी आपको वेव्स नजर आ रही हैं या वेव फॉर्म्स नजर आ रहे हैं। तो ये वेव फॉर्म्स इन सिग्नल से बने होते हैं जो दिमाग से निकल रहे होते हैं, और कौन उनको पकड़ता है, इलेक्ट्रोड्स उनको कैच करते हैं। अब इसके यूजेस क्या हैं इस टेस्ट के। ईईजी इज डन टू इवेल्युएट वेरियस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, यानी मुख्तलिफ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन को ये इवेल्युएट करता है जिसमें सीजर्स आ जाते हैं। अच्छा बच्चे, ये सीजर जो है ना, ये दौरे होते हैं। अब सीजर या दौरा क्या होता है, मैंने इसकी एक डेफिनेशन लिखी है। ये एक सडन यानी अचानक होने वाला अनकंट्रोल्ड बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। दिमाग के अंदर अनकंट्रोल यानी बगैर किसी रोकथाम के, बर्स्ट मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आती है। दैट कैन चेंज हाउ अ पर्सन एक्ट, मूव और फील, जिससे पर्सन का जो नॉर्मल एक्शन है, मूवमेंट है या फीलिंग है, वो चेंज हो जाती है। तो हम इसको कहते हैं सीजर या दौरा पड़ना। तो अगर सीजर डिटेक्ट करना है तो ईईजी की मदद से किया जाता है। एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे होते हैं, वो भी ईईजी से डिटेक्ट किए जाते हैं। और ब्रेन ट्यूमर यानी दिमाग के अंदर बढ़ने वाले जो ट्यूमर्स हैं, वो भी इस टेस्ट की मदद से हम डिटेक्ट कर लेते हैं। अगली बात, आपको देख के लग रहा होगा कि शायद ये काफ़ी पेनफुल प्रोसेस है। तो नहीं, इट इज़ पेनलेस, और जिसमें कोई दर्द नहीं है। ये बेटे ऑपरेशन नहीं है, ये टेस्ट है। ठीक है। एंड डज नॉट रिक्वायर एनी सेडेशन और एनेस्थीसिया, यानी उस पर्सन को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें पेन नहीं होती, क्योंकि बेहोश तब किया जाता है ना, एनेस्थीसिया तब दिया जाता है जब दर्द होती है, ऑपरेट होता है। ये ऑपरेशन नहीं है। अब इंफॉर्मेशन के लिए कुछ बातें हैं आपको बेटे। ये जो वेव फॉर्म्स नजर आ रही है ना, ये कुछ वेव्स हैं जिनके नाम हैं गैमा, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा। अब ये वेव फॉर्म्स नॉर्मल हालत की हैं, यानी अगर किसी बंदे की दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिल्कुल नॉर्मल है तो ये वेव फॉर्म आएंगी ईईजी के रिजल्ट में। तो कहता है सबसे पहले, अब ये वेव्स बताती क्या है। ये जो गैमा वेव्स आती है ना, गैमा वेव्स आर एसोसिएटेड विद हाई परसेप्शन। परसेप्शन होती है ना, समझना, ऑब्जर्व करना, लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। तो देखिए, ये नॉर्मल दिमाग ये काम करता ही है। उसकी परसेप्शन होती है, लर्निंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है ना उसमें। तो ये वेव आपको नजर आ रही होती है, गैमा वेव, जो कि इन चीज़ों को एक्सप्रेस करती है, ये जाहिर करती है।
दूसरी चीज है जो बीटा वेव्स है, ये वाली आर एसोसिएटेड विद नॉर्मल अलर्ट स्टेट और एक्टिव थिंकिंग, यानी जब बंदा बैठ के सोच रहा होता है ना कोई भी चीज और अलर्ट होता है, तो वो बीटा वेव जनरेट होती हैं जो कि आपको ईईजी में मिलती हैं। उसके बाद तीसरी वेव है अल्फा वेव, जो कि यहाँ पे नजर आ रही है आपको। ये शो करती है फिजिकली एंड मेंटली रिलैक्स स्टेट, यानी जब कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई इमरजेंसी हालत नहीं है, टेंशन नहीं है, तो बॉडी रिलैक्स्ड होती है, तो अल्फा वेव जनरेट होती है। उसके अलावा नीचे है थीटा वेव। थीटा वेव्स शो डीप स्लीप, ठीक है, जैसा कि ड्रीम्स आना, क्योंकि अगर डीप स्लीप होगी तो ड्रीम आएगा ना, अगर कच्ची नींद होगी तो उसमें ख्वाब नहीं आते। तो डीप स्लीप को, यानी ड्रीम्स वगैरह को, या रिड्यूस्ड कॉन्शियसनेस, यानी जो होश है वो बहुत कम हो जाता है ना डीप स्लीप में, तो तब भी वेव्स जनरेट होती हैं दिमाग में, और उसका नाम है थीटा वेव्स। और जो डेल्टा वेव्स है, आप देख सकते हैं कि ये शो करती है डीपेस्ट स्लीप, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि सबसे गहरी नींद आती है, तो उसके तब जो जनरेट होती है वो डेल्टा वेव्स होती हैं। और ड्रीमिंग, और उस दौरान बंदा ड्रीम ख्वाब भी आ रहे होते हैं। तो बेटे ये जो वेव्स हैं ये नॉर्मल बंदे में हैं। जो अगर कोई कंडीशन, किसी को सेजर्स हैं या किसी को एपिलेप्सी है, तो ये वेव्स होंगी, मगर इनका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होगा, तो आप उसको ना नॉर्मल से कंपेयर करके एक आइडिया लोगे कि इसको कौन सी कंडीशन है। जी तो बच्चे अभी हम देखते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यानी सीटी। आपने सुना होगा ना सीटी स्कैन, तो ये वही चीज है। अब सीटी स्कैन होता क्या है? सीटी स्कैन इज एन इमेजिंग टेक्निक, यानी ये आपको इमेज देती है। ठीक है, किस चीज की इमेज? हम देखते हैं बॉडी के इंटरनल ऑर्गन स्ट्रक्चर्स, उनकी इमेज, जैसा कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गए। तो इनमें हम एक्स रेज का इस्तेमाल करते हैं। ये याद करने वाली चीजें हैं कि सीटी स्कैन में आप कौन सी चीज इस्तेमाल करते हो, तो एक्स रेज। उसके बाद हम कंप्यूटर प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी कंप्यूटर की हेल्प से जनरेट करते हैं डिटेल्ड इमेज ऑफ द बॉडी, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो बॉडी के अंदर जो जाहिर है हमें बाहर से नजर नहीं आ सकता, तो हमने टेक्निक बनाई है सिटी स्कैन। एक्सरे का इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेसिंग करते हैं और बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स स्ट्रक्चर आपको मिल जाते हैं। अब बेसिक प्रिंसिपल क्या है सीटी का? ये एमसीक्यू, सॉरी, ये शॉर्ट बन सकता है। Based on the fact that different tissues in the body have varying degrees of X-ray absorption। तो ये सवाल बनता होता है कि सीटी स्कैन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो बेटे देखें, जेन में आता है ना कि सर हमने लंग्स जो हैं उनकी इमेज भी बनानी है एक्स रेज की मदद से, क्योंकि इसमें एक्स रे इस्तेमाल की जाती है। अगर बोन है उसकी इमेज भी बनानी है एक्स रे से। अगर हमारे पास हार्ट है उसकी इमेज भी क्या बनानी, एक्स रेज। जब सिर्फ एक्सरे को ही इस्तेमाल करना है, तो इन सब की इमेज डिफरेंट डिफरेंट कैसे आएगी, जब वेव्स ही यानी एक्सरेज ही एक तरह की है? तो आंसर इज कि वो फर्क आता है इन ऑर्गन्स के अंदर। ऑर्गन्स में एक्सरे को एब्जॉर्ब करने की वेरिंग डिग्री होती है, मुख्तलिफ डिग्री होती है, हद होती है। कोई एक्सरे को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, जैसा कि बोन। कोई दरमियाने लेवल पे करता है एक्सरेज को एब्जॉर्प्शन, और कुछ एक्सरेज की एब्जॉर्प्शन कम करते हैं। तो यही प्रिंसिपल है कि तमाम ऑर्गन या टिश्यूज वगैरह बॉडी के अंदर वेरिंग डिग्री रखते हैं, मुख्तलिफ हद रखते हैं, किस चीज की? एक्स रे एब्जॉर्प्शन, यानी एक्स रे के एब्जॉर्ब करने की। दीज डिफरेंसेस, यही जो फर्क है, कैन बी यूज टू क्रिएट डिटेल्ड इमेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इसी फर्क की बेस के ऊपर आप इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल ऑर्गन की एक डिटेल इमेज बनाते हो। अब ये आपको एक सिटी स्कैन नजर आ रहा है, टेक्निक प्रोसेस। उसके अंदर उसकी जो सिंपल डायग्राम है वो ये वाली। सबसे पहले क्या होता है, एक ये वाला टेबल होता है जिसका नाम होता है मोटराइज्ड टेबल। मोटराइज्ड टेबल से मुराद है कि ये मूव कर सकता है, आगे पीछे मूव कर सकता है, आप पर्सन को आगे अंदर की तरफ मूव करवाते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने सब्जेक्ट को, यानी पर्सन को, पेशेंट को उस मोटराइज्ड टेबल के ऊपर लेटा देना होता है। ठीक है, देन उसको इस डोनट की तरह की मशीन के अंदर उसको भेजना होता है। ठीक है, अब इस मशीन के एक एंड के ऊपर रोटेटिंग एक्स रे सोर्स लगा होता है, एक ट्यूब सी लगी होती है जो कि एक्स रे का सोर्स होता है, और ये रोटेट करेगी, आपको एरो भी ये नजर आ रहे हैं। ठीक है, रोटेशन करती है। अब एक्स रे यहां से निकल निकल रही हैं, आप देख सकते हो, और वो पर्सन के बॉडी में से पास करेंगी। और एक्स रे सोर्स के सामने हर वक्त होते हैं रोटेटिंग एक्स रे डिटेक्टर, यानी ऊपर वाली अगर एक्स रे का सोर्स रोटेट करेगा तो उतना ही रोटेट करने वाला या रोटेट करेगा एक्स रे का डिटेक्टर, एक्स रे का सोर्स, और उसके सामने हमेशा रहेगा एक्स रे का डिटेक्टर।
तो सोर्स से क्या आएगी, एक्सरेज आएगी, जो कि बॉडी में से या बॉडी के ऑर्गन में से गुजरेगी और उसके ऑपोजिट लगे हुए डिटेक्टर में से वो डिटेक्ट हो जाएगी। और इस तरह से क्या होगा, कंप्यूटर की मदद से एक इमेज जनरेट कर ली जाएगी। उसके अलावा ये जो आपको नजर आ रहा है ना जेंट्री, ये गोल स्ट्रक्चर है, जो उसको मैं कह रहा था ना डोनट शेप मशीन होती है जेंट्री। तो ये वो बात कर रहा है प्रोसीजर इसका। ड्यूरिंग सीटी स्कैन पेशेंट इज ऑन मोटराइज्ड टेबल, टेबल पे लटाया गया, दैट स्लाइड्स, जिसको आपने स्लाइड करके आगे भेजना है, इनटू डोनट शेप्ड मशीन कॉल जेंट्री। जेंट्री जो कि एक डोनट शेप्ड मशीन है, ठीक है। जेंट्री कंटेन्स एक्सरे ट्यूब यानी एक्सरे का सोर्स है, दैट रोटेट्स अराउंड द पेशेंट, जो पेशेंट की बॉडी के इर्द गिर्द क्या करता है, रोटेट करता है। मल्टीपल डिटेक्टर्स, यानी यहां पर तो एक बनाया गया ना, लेकिन मल्टीपल बहुत सारे होते हैं। ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द जेंट्री, ठीक है, तो जेंट्री रिकॉर्ड द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज, सॉरी एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज। तो यानी एक्सरेज जहां से निकल रही है उसके ऑपोजिट साइड पे क्या लगा होगा, एक्सरे डिटेक्टर लगा होगा। और एक्सरे डिटेक्टर क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि कितनी एक्सरेज एब्जॉर्ब हुई हैं, उस ऑर्गन ने की हैं कितनी एक्सरेज एब्जॉर्ब थ्रू डिफरेंट टिश्यूज, यानी मुख्तलिफ टिश्यूज ने कितनी एक्सरेज को एब्जॉर्ब किया है। तो ये डिटेक्ट कर लिया डिटेक्टर ने। अब दिस इंफॉर्मेशन इज देन यूज्ड बाय कंप्यूटर, अब ये इंफॉर्मेशन कंप्यूटर इस्तेमाल करता है टू कंस्ट्रक्ट अ डिटेल्ड क्रॉस सेक्शनल इमेज, और एक डिटेल्ड इमेज जनरेट करता है क्रॉस सेक्शंस में, ठीक है, ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर। बेटे इसमें क्या होता है, इमेज जनरेट होती है स्लाइसिस में या पीसीज में, ठीक है, इस तरह के पीसीज में, और पीसीज जो हैं वो फिर कंबाइन होके एक 3D इमेज जनरेट कर देते हैं। बहरहाल हमारे पास क्रॉस सेक्शनल इमेजेस जनरेट होती हैं, जिनको देन हम कंबाइन करके पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर को 3D में देख सकते हो। अब हमारे पास है यूजेस, यानी इस सीटी स्कैन के क्या क्या फायदे हैं, हमें इस्तेमाल क्या है। तो ये बेसिकली इमेजिंग करता है, यानी इमेज जनरेट करता है सॉफ्ट टिश्यूज की भी, जैसा कि ब्रेन, लंग्स और एब्डोमेन, पेट वगैरह, एज वेल एज डिटेक्टिंग एबनॉर्मेलिटीज इन द बोन स्ट्रक्चर, यानी सॉफ्ट टिश्यू, ब्रेन, लंग्स और एब्डोमेन हो जाते हैं, और उसके अलावा हार्ड टिश्यू जैसा कि बोन टिश्यू। तो सीटी स्कैन आर यूज्ड टू डायग्नोज कैंसर, इन्फेक्शन और इंजरीज, यानी हमने इनकी जब ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर देख ली तो हम अंदाजा कर सकते हैं कि उनमें कैंसर है, इन्फेक्शन है या कोई इंजरी हुई है। जी तो बच्चे अभी हम देखते हैं तीसरी टेक्निक या तीसरा डायग्नोस्टिक टेस्ट, नोन एज द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी एमआरआई। अब एमआरआई जो है वो सीटी स्कैन से मिलता जुलता है, मतलब ये भी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज जो है ना बॉडी में, उसकी इमेज जनरेट करेगा, लेकिन कुछ फर्क है टेक्निक के अंदर। तो बहरहाल ये भी एक इमेजिंग टेक्निक है, यानी ये इमेज जनरेट करेगी बॉडी के कुछ पार्ट्स की, लेकिन मैग्नेटिक लफ्ज नजर आ रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हुए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हुए, और साथ ही एक और चीज याद रख लें, रेडियो वेव्स का भी इस्तेमाल करना है। दोनों वेव की इंपॉर्टेंस है इस टेक्निक के अंदर, दोनों में से कोई एक भी मिसिंग नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल इस टेक्निक के अंदर, इस प्रोसीजर के अंदर आपने यूज करनी होती है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव। जैसा कि लास्ट सीटी स्कैन प्रोसीजर में आपने क्या किया था, एक्स रेज को इस्तेमाल किया था। बहरहाल टू प्रोड्यूस डिटेल्ड इमेजेस ऑफ बॉडी इंटरनल स्ट्रक्चर, तो ये भी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर की डिटेल इमेज देता है। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, उसका तो बेसिक प्रिंसिपल आपने पढ़ा था ना कि डिफरेंट बॉडी जो है, बॉडी पार्ट्स, वो डिफरेंट क्वांटिटी में एक्स रे को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनकी इमेज डिफरेंट होती है। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है एमआरआई का कि जो डिफरेंट टिश्यूज है ना बॉडी के अंदर, उनके अंदर वेरिंग अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। तो तमाम बॉडी के अंदर वेरिंग अमाउंट यानी मुख्तलिफ मिकदार में हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। अब हाइड्रोजन एटम किस शक्ल में हो सकते हैं बेटे, ये वाटर H2O की शक्ल में हो सकते हैं, या फैट्स वगैरह की शक्ल में भी हो सकते हैं। तो तमाम बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर हाइड्रोजन की जो अमाउंट है वो मुख्तलिफ होती है, तो तमाम ऑर्गन की इमेज, उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट मिलती है जब हम एमआरआई परफॉर्म करते हैं। तो दोनों की टेक्निक, दोनों की जो प्रिंसिपल है ना, उन पे फर्क याद रखना है। लास्ट जो आपने पढ़ा सीटी स्कैन, उसमें उसमें प्रिंसिपल क्या था, एक्स रे की एब्जॉर्प्शन का फर्क होता है ऑर्गन टू ऑर्गन, और एमआरआई में जो क्या उसको बोलते हैं, हाइड्रोजन एटम्स हैं, वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स में, स्ट्रक्चर्स में मुख्तलिफ होते हैं, इस वजह से उनकी इमेजेस भी मुख्तलिफ हमें नजर आती हैं।
आइए प्रोसीजर की तरफ मूव करते हैं। तो बेटे सबसे पहले हम मशीन के अंदर क्या क्या चीज़ें वो देख लेते हैं। यहाँ भी उसी तरह का मोटराइज्ड टेबल है जिसके ऊपर आप अपना सब्जेक्ट अपना पेशेंट लेटाएंगे। इसके अलावा इस मशीन के अंदर आपको ये बड़ा सा या स्ट्रॉन्ग किस्म का मैग्नेट मिलेगा, क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा ना कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल होती है यहाँ पर। और साथ ही आपको एक रेडियो वेव्स का सोर्स मिलेगा, ये वाला। और आपने ये भी पढ़ा ना कि रेडियो वेव्स इस्तेमाल होती हैं। तो मैग्नेट भी आ गया और रेडियो वेव्स भी आ गई। और एक स्कैनर लगा हुआ है जो कि इनको स्कैन करेगा। जी तो बेटे अभी प्रोसीजर समझते हैं। देखिए इन ऑर्गन में मौजूद जो हाइड्रोजन एटम्स है ना, हाइड्रोजन एटम्स वो नॉर्मली एक तरफ या एक डायरेक्शन में अलाइन नहीं होते। मतलब उनकी अपनी एक रेंडम सी सिमेट्री या अरेंजमेंट होती है, सिमेट्री या अरेंजमेंट। लेकिन सबसे पहले आप क्या करते हो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो। तो हमने अप्लाई कर दी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये अपने आप को एक खास डायरेक्शन में, खास अरेंजमेंट में अलाइन कर लेते हैं। ठीक है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, वो एटम्स अलाइन हो गए। नेक्स्ट आपने रेडियो वेव्स को फेंकना है, रेडियो वेव्स को, क्योंकि ये दोनों इस्तेमाल करने हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो हाइड्रोजन एटम्स को एक डायरेक्शन में अलाइन कर देती है। और फिर रेडियो वेव्स जो क्या करेंगी, वो उनकी अलाइनमेंट को टेम्परेरीली डिस्टर्ब करती है। तो रेडियो वेव्स जाके टेम्परेरीली टेम्पोरेरीली डिस्टर्ब करती हैं उस अलाइनमेंट को। ठीक है, किसकी अलाइनमेंट, हाइड्रोजन एटम्स की अलाइनमेंट को कुछ टाइम के लिए या कुछ लम्हे के लिए डिस्टर्ब करती है। और फिर उन्हीं रेडियो वेव्स को हम डिटेक्ट कर लेंगे एक रिसीवर की मदद से या डिटेक्टर की मदद से। तो चूंकि हर ऑर्गन के अंदर हाइड्रोजन एटम्स मुख्तलिफ होते हैं, तो इसलिए रेडियो वेव्स भी मुख्तलिफ तरीके से उनके अलाइनमेंट को डिस्टर्ब करेगी। तो रेडियो वेव से जब हम इमेज जनरेट करेंगे तो वो मुख्तलिफ आएगी, ऑर्गन टू ऑर्गन चेंज होती रहेगी। तो ये इसका बेसिक सा प्रोसीजर है। कहता है पेशेंट इज ऑन द मोटराइज्ड टेबल दैट स्लाइड इनटू लार्ज ट्यूब लाइक मशीन। तो ये बड़ी सी एक ट्यूब की तरह की मशीन है जिसमें मोटराइज्ड टेबल के ऊपर आप पेशेंट को लेटाएंगे और उसको आगे की तरफ स्लाइड कर देंगे। अब जो मोटराइज्ड मशीन है ना, इसका नाम है स्कैनर। ये सारी बड़ा सोचा ना, ये मशीन ही क्या है, स्कैनर है। ठीक है। द स्कैनर कंटेन्स अ पावरफुल मैग्नेट। इसके अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट होता है पावरफुल, दैट क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द पेशेंट बॉडी, जो कि पेशेंट के बॉडी के गिर्द एक मजबूत किस्म की मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देता है। क्योंकि मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। रेडियो वेव्स, अब रेडियो वेव्स क्या करती हैं, देन यूज टू कॉज द हाइड्रोजन एटम्स इन द बॉडी टू प्रोड्यूस अ सिग्नल। यानी मैंने आपको जो बताया है वो थोड़ी ज़्यादा डिटेल है, इसने सिंपल सा लिख दिया कि रेडियो वेव्स जो है वो क्या करती हैं, कॉज द हाइड्रोजन एटम्स इन द बॉडी। बॉडी या ऑर्गन के अंदर हाइड्रोजन एटम है ना, उनको कॉज करती हैं टू प्रोड्यूस अ सिग्नल, वो सिग्नल पैदा करते हैं। ठीक है। दीज सिग्नल्स आर देन डिटेक्टेड बाय रिसीवर। अब ये रिसीवर डिटेक्ट कर लेगा। दिस इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय कंप्यूटर टू कंस्ट्रक्ट अ डिटेल्ड 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर। तो फिर ये कंप्यूटर में चली जाएगी इंफॉर्मेशन सारी की सारी, उससे कंप्यूटर हमारा एक डिटेल में 3 डायमेंशनल इमेज जनरेट कर देगा। अब बेटे यूजेस की बात कर लेते हैं ना। तो MRI इज यूज्ड फॉर इमेजिंग सॉफ्ट ऑर्गन सच एज द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इंटरनल ऑर्गन। तो ये भी तकरीबन उन्हीं ऑर्गन की इमेज आपको जनरेट करके देगा, लेकिन दोनों में प्रोसीजर का फर्क है, कंडीशंस का फर्क है। एज वेल एज फॉर डिटेक्टिंग एबनॉर्मलिटीज इन द ब्लड वेसल एंड सर्टेन टाइप ऑफ ट्यूमर। तो ये ब्लड वेसल को भी या उनमें एबनॉर्मलिटी को भी डिटेक्ट कर सकता है और खास तरह के ट्यूमर का भी पता लगा सकता है।